नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका टीवी 24 पर। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा और आप देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश सियासी धाकड़ कौन। आधे घंटे की इस विशेष प्रस्तुति में हम हरियाणा चुनाव में बन रहे सभी राजनीतिक समीकरणों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं। सियासी मुद्दे, वार पलटवार, नेताओं की बयानबाजी, वादे और छोटे बड़े सभी दावे पहले समझने की, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारी नजर दिन भर की चुनावी उठापटक पर भी रहती है। तो आज के इस प्रसारण में क्या कुछ खास रहने वाला है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। पलवल के चुनावी माहौल को समझने के लिए वहां लगी सियासी चौपाल में चलेंगे। उसके बाद विवेचना में ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी को तीसरी बार सत्ता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सीएम नायब सिंह सैनी के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण। विधायक जी कैसे रहे हैं, बावल के विधायक डॉक्टर बनवारी लाल का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे और अंत में आपकी विधानसभा में बात महेंद्रगढ़ की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश। लेकिन सबसे पहले दिन भर के बड़े सियासी घटनाक्रम जान देते हैं खटाखट अंदाज में। विधानसभा चुनाव में प्रचार के मैदान में उतरे बीजेपी के दिग्गज। कुरुक्षेत्र के बाद 26 सितंबर को सोनीपत और 2 अक्टूबर को पलवल में पीएम की रैली। फरीदाबाद में अमित शाह ने की जनसभा। फरीदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, कांग्रेस पर बोला हमला, बीजेपी की जीत का किया दावा। इंद्री विधानसभा सीट पर प्रचार के दौरान सीएम सैनी ने हुड्डा पर कसा तंज, बोले मेरी घोषणाओं से हुड्डा का पेट हुआ खराब, जिनके अपने खाते खराब वो हमसे पूछ रहे हिसाब। इनेलो, बीएसपी और हलोपा के गठबंधन को गोपाल कांडा ने बताया टूट। सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार की नाम वापसी पर बोले बीजेपी से समर्थन को लेकर नहीं हुई कोई बात। जेजेपी प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला का बड़ा बयान, बोले सिरसा की 5 सीटों पर बीजेपी का होगा सफाया। इनेलो और बीजेपी साथ मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों के घोषणा पत्र तैयार। मैनिफेस्टो में कई लोक लुभावन घोषणाएं शामिल। कांग्रेस और बीजेपी जल्द करेंगी जारी। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने इंद्री विधानसभा सीट से अपना नामांकन लिया वापस। सैनी बिरादरी के दबाव के चलते लिया फैसला। पलवल विधानसभा क्षेत्र में इस बार बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायक दीपक मंगला का टिकट काट दिया है। 2019 के चुनाव में पलवल में दीपक मंगला ने कांग्रेस के करण दलाल को 28,296 वोटों के मार्जिन से हराया था। 2024 के विधानसभा चुनाव में पलवल से पार्टी ने गौरव गौतम को मैदान में उतारा। पलवल में इस बार बन रहे सियासी समीकरणों को आइए समझते हैं सियासी चौपाल में। ये तो देखो जी, जितने भी निर्दलीय कैंडिडेट जो हैं क्षेत्र में, सबके सब जो नुकसान पहुंचाएंगे सिर्फ और सिर्फ भाजपा को पहुंचाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अभी कुछ टाइम पहले लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वहां भी ये जितने कैंडिडेट हैं ये सब एक साथ थे, सब बीजेपी के थे, इन्होंने बीजेपी की ही मदद करी। फिर भी हमारे चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी एक साइड और ये सारे एक साइड, फिर भी हम 7,000 वोटों से इनको हरा के हम आगे निकले, जीत के आए। अब तो ये फिर भी बच गए। भाजपा मना लेगी? भाजपा ने नहीं मनाए, आए थे मनाने के लिए लेकिन नहीं माने। मानेंगे कैसे, ये भी अपने बहुत टाइम से लग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब इनकी टिकट कट गई, अब ये रोने लग गए। बट नुकसान तो भाजपा का ही होगा पूरा का पूरा। जनता किस नजरिए से देख रही है? जनता तो जी देखो ऐसे देख रही है कि जनता तो उनकी तरफ देख नहीं रही, जनता देख रही है चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया की तरफ। भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को क्यों नजरअंदाज किया, भ्रष्टाचारी को क्यों टिकट दिया? ये आप लोगों के सामने, इसी जगह पे जहां मैं बैठा हूं और इसी जगह पे ऐसे ही लोग इकट्ठे थे जैसे आज आपके बीच में। मैं नहीं कहना चाहता कौन था कौन नहीं था, मैं नहीं था वहां पे। नहीं, बीजेपी का खेल बिल्कुल बिगड़ सकता है क्योंकि बीजेपी अपना ही खुद का जनाधार खो गई। उसके बाद जो बागी खड़े हुए हैं उनको पहले आश्वासन दिया और बाद में उनके साथ धोखाधड़ी जैसा किया गया है। तो दोनों फैक्टर मिलकर बीजेपी का तो खेल बिगड़ना ही है क्योंकि जनता में ही आधार नहीं रहा, बीजेपी के असलियत जान चुके हैं। तो अब बागी होने से और ज्यादा वो उनके बताएंगे क्योंकि बागी पहले उन्हीं के कार्यकर्ता थे। तो जो उनकी पोल है, उनके अंदर की कमियां हैं, उनको और ज्यादा करेंगे तो विपक्ष की जरूरत नहीं है, बागी ही सारी पोल बीजेपी की खोल देगी। तो बागियों को मनाने का बीजेपी क्या फॉर्मूला अपना सकती है? देखिए, बागियों को मनाने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत कर रही है
पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता लोगों के घर पे जा रहे हैं, लेकिन उनके नमस्ते तक भी नहीं करी जा रही है बागियों के द्वारा। और उनके साथ अब आप देख सकते हो ब्राह्मण शिरोमणि बीजेपी को बोलने वाले रामविलास शर्मा जी, उनके साथ क्या बर्ताव किया गया। टिकट काटना देना न देना अलग है, लेकिन मुकदमा तक दर्ज करवा दिया गया रातों रात गृह सचिव के द्वारा ऑर्डर करके। तो ये सब अपने ही आदमियों को जब बाढ़ ही जीत तो खा रही है, तो औरों से तो क्या उम्मीद की है। टिकट ना मिलने पर जो बागी हैं उन्हें जनता किस नजरिए से देख रही है? बागियों को देखिए, जो भी राजनीति करता है सबका एक बेस होता है, उसको लगता है कि जनता साथ में है हमारे। लेकिन जब पार्टी भी कोई भी टिकट देती है तो सारा सर्वे करवा के देती है, ऐसे आंख मूंद के नहीं देती कि जनता में किसका जनाधार है, कौन सिर्फ पोस्टरों और दीवारों का नेता है, तो उनके आधार पर सब किया जाता है। लेकिन अब कुछ लोगों के साथ धोखा भी करती है पार्टी, जिनका आधार भी होता है उसके बावजूद उनको दुत्कार दिया जाता है, तो नुकसान तो होना ही होना है। भाजपा को नुकसान होगा, भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान इससे होगा। हरियाणा में अगर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती है तो मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी को ही फिर से प्रदेश की कमान सौंपी जाएगी। विधानसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बीजेपी का सीएम फेस बताया था। चुनाव प्रचार के लिए कुरुक्षेत्र आए पीएम मोदी ने भी सैनी की जमकर तारीफ की है। वहीं सीएम पद को लेकर बीजेपी नेता अनिल विज के बयान का खंडन करते हुए प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी सरकार के मुखिया सीएम सैनी ही होंगे। मतलब ये कि बीजेपी आलाकमान ने नायब सैनी पर पार्टी को फिर से सत्ता तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी डाल दी है। लेकिन नायब सैनी बीजेपी की नैया के कितने बेहतर खेवैया बन पाएंगे, आज विवेचना में इसी को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत कुछ सवालों के साथ। बतौर सीएम नायब सिंह सैनी के कार्यकाल की क्या है उपलब्धियां? क्या इतने कम समय में जनता के मन में जगह बना पाए सैनी? सीएम बदलकर बीजेपी को कितना हुआ फायदा? क्या बीजेपी को तीसरी बार सत्ता दिला पाएंगे सैनी? लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी ने एक बड़ा प्रयोग किया, ऐसा प्रयोग जो कई पेचीदगियों से भरा था। 10 सालों से हरियाणा के सीएम की कुर्सी पर बैठे बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोहर लाल को एक झटके में हटा दिया गया। मनोहर लाल इस्तीफा देने जा रहे हैं, इन खबरों पर पहले तो किसी ने भरोसा ही नहीं किया, और जब उनके इस्तीफे की पुष्टि हो गई तो हर कोई हैरान था। सबके मन में यही सवाल था कि मनोहर नहीं तो कौन? सिर पर लोकसभा चुनाव थे और उसके कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने थे। बीजेपी को कास्ट कॉम्बिनेशन बैठाना था, सभी वर्गों को साधना था, पार्टी को एकजुट रखना था और मजबूती के साथ सरकार चलानी थी। काफी माथापच्ची के बाद सभी को चौंकाते हुए सीएम पद के लिए जो नाम सामने आया वो था पिछले साल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए नायब सिंह सैनी का। सैनी जमीन से उठे नेता हैं, उन्होंने पार्टी में ग्राउंड लेवल पर काम किया है और सीएम बनाने से पहले पार्टी ने प्रदेश संगठन में उनके कद में इजाफा भी किया था। बावजूद इसके हरियाणा के नए सीएम के तौर पर उनकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। सीएम नायब सैनी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए खूब मेहनत की, हालांकि नतीजे मन मुताबिक नहीं आए, लेकिन बावजूद इसके 2024 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किया। बीजेपी को भरोसा है कि सैनी तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की नैया पार लगा। उन पर दाम लगाने के कई कारण थे। पहला, वो ओबीसी समाज से आते हैं जिसकी प्रदेश में बड़ी संख्या है। दूसरा, उनका सरल स्वभाव और साफ छवि। सीएम सैनी किसान परिवार से आते हैं, मृदुभाषी हैं, अपने पूरे राजनीतिक जीवन में उन पर कभी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। इसके अलावा उनके पास संगठन में काम करने का लंबा अनुभव भी है, लिहाजा सियासी दांवपेच भी वो अच्छी तरह समझते हैं। जब बीजेपी नायब सैनी को सामने रखकर वोट मांग रही है तो लाजमी है कि जनता उन्हीं के कामकाज पर अपना मैंडेट देगी। वैसे तो सैनी को काम के लिए सिर्फ 6 महीने ही मिले, उसमें लोकसभा चुनाव की 2.5 महीने की आचार संहिता भी शामिल है, लेकिन उतने कम वक्त में भी नायब सैनी ने ऐसे कई प्रभावशाली फैसले लिए जिन्होंने उनकी स्थिति को मजबूत किया। सीएम सैनी के कार्यकाल के वो फैसले जो चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं, आइए उन पर एक नजर डालते हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही आचार संहिता समाप्त हुई और हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लेना शुरू कर दिया। सैनी जानते थे कि चुनाव अक्टूबर नवंबर के बीच
कभी भी घोषित हो जाएंगे, लिहाजा उनके पास वक्त कम था। सीएम सैनी ने हिसार एयरपोर्ट से 10,000 मीटर रनवे समेत करीब 550 करोड़ रुपए की 28 परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया। हरियाणा में खेल का बड़ा महत्व है। सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की तमाम कोशिशें करती है, लिहाजा सैनी सरकार ने खिलाड़ियों को तृतीय श्रेणी की नौकरियों में 3% आरक्षण देने की व्यवस्था लागू की। हिसार से चंडीगढ़ समेत 5 राज्यों की उड़ान के लिए हरियाणा सरकार और अलायंस एयर एविएशन कंपनी के बीच समझौता हुआ। परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी में सुधार के लिए हर जिले में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक समाधान शिविर लगाने की पहल की गई। सरकारी नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर दिए गए अंकों को खारिज करने के हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सैनी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। जन सुनवाई को बेहतर बनाने के लिए सीएम ने मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए, जिससे अपनी सभी समस्याएं लेकर जनता सीधे सीएम आवास पहुंचती। इसी तरह सरकार ने फैसला किया कि उपभोक्ता जितनी बिजली खर्च करेंगे उन्हें उतना ही बिल उनको भरना पड़ेगा। साथ ही 2 किलोवाट तक स्वीकृत लोड के घरेलू उपभोक्ताओं को न्यूनतम मासिक शुल्क नहीं देना होगा। करीब 20,000 वंचित दलित वर्ग के लोगों के लिए 100 वर्ग गज के प्लॉट पर कब्जा और जिन्हें कब्जा नहीं उनके खातों में 1-1 लाख रुपए ट्रांसफर कर। प्रदेश में एससी बीसी चौपालों की मरम्मत के आदेश। साथ ही राज्य में करीब 50,000 सरकारी भर्तियों की घोषणा भी की गई। सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और आश्रितों के उपचार के लिए कैशलेस स्कीम लाई गई। कृषि भूमि शहरों में अब नो ड्यू सर्टिफिकेट के बिना खरीदी और बेची जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स और विकास शुल्क नहीं लगेगा। हरियाणा में बड़े प्लॉट्स का पंजीकरण टुकड़ों में संभव किया गया। बेहद कम समय के कार्यकाल में सीएम सैनी ने पूरी कोशिश करी कि वो बीजेपी सरकार की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को कम कर पाए। पीएम मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से चुनावी शंखनाद के दौरान जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने नायब सैनी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री विनम्रता के संबंध में हरियाणा का गौरव बढ़ा रहे हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत ही सहज है। पिछड़े समाज से निकलकर इस बड़े पद पर पहुंचना और इतनी नम्रता के साथ जीना बहुत बड़ी उपलब्धि है। पीएम ने कहा कि मैं जब भी मुख्यमंत्री की तारीफ सुनता हूं तो गर्व से भर जाता हूं। इनका विजन और इनकी लगन बड़ों से भी कहीं बड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी के इन वक्तव्यों से ये स्पष्ट है कि बीजेपी आलाकमान न सिर्फ सैनी पर भरोसा कर रही है बल्कि उन्हें पसंद भी कर रही है। इतने कम समय में प्रधानमंत्री मोदी से तारीफ पाने वाले सीएम नायब सिंह सैनी आखिर हैं कौन? आइए आपको बताते हैं। अंबाला के मिर्जापुर माजरा गांव से आने वाले नायब सिंह सैनी ने यूपी की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है। 90 के दशक में अंबाला से ही उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। साल 2023 में नायब सैनी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उनकी शुरुआत अंबाला में बीजेपी के जिला युवा मोर्चा से हुई। सैनी ने प्रदेश संगठन में महासचिव और जिला अध्यक्ष जैसे पदों की कमान संभाली है। साल 2009 में पहली बार वो नारायणगढ़ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में, लेकिन कांग्रेस के रामकिशन से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2012 में वो अंबाला के जिला अध्यक्ष बनाए गए। 2014 के विधानसभा चुनाव में नायब सिंह सैनी ने फिर नारायणगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और इस बार कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह को हरा दिया। नायब सैनी को हरियाणा में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का करीबी माना जाता है। खट्टर के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई। इसके बाद उन्हें खान एवं भू विज्ञान और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी दी गई। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी बनाया, जिसमें उन्होंने 3.84 लाख वोटों से जीत दर्ज की। प्रदेश में मनोहर लाल से लेकर केंद्र में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक के चहेते नायब सैनी से बीजेपी की बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। अब इन उम्मीदों को वो कितना पूरा कर पाएंगे? मेरा नाम करमवीर तुषीर है। अच्छा, ये बताएं, जब से नायब सिंह सैनी सीएम बने हैं, अपने कार्यकाल में क्या कुछ उपलब्धियां इनकी देखते हैं? कार्यकाल में उपलब्धियों की अगर बात करें तो नायब सैनी जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, भले ही शॉर्ट टर्म रहा है, परंतु जो लोगों से मिलने की जो बात है कि
एक सीएम का जो प्रोटोकॉल होता है उससे कहीं आगे जाके और एक दिन में 5-5 हजार आदमियों से मिलना अपने आप में काबिले तारीफ है। अच्छा, इतने कम समय में जनता के मन में जगह बना पाए हैं शायद? बिल्कुल बना पाए हैं और वो साफ साफ दिखाई भी दे रहा है, और क्योंकि एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 10 साल के कार्यकाल में चौथी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं उन लोगों का कितना प्यार प्रेम उनको मिल रहा है। अच्छा, जिस तरह से नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया है, तो क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? जिस हिसाब से बनाया गया था उस हिसाब से, क्योंकि अगर बात करें बैकवर्ड की तो भजनलाल के बाद बात करें तो नायब सैनी को मौका मिला, और एक जो राजकुमार सैनी ने जो मुद्दा उठाया हुआ था कहीं ना कहीं उसको भी शांत करना था, तो इस हिसाब से नायब सैनी को साध कर बैकवर्ड को भी साधने का प्रयास किया बीजेपी ने। अच्छा, लगता है इस बार सत्ता दिला पाएंगे, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत है बीजेपी के खिलाफ? सत्ता दिलवाने की बात यह है कि सत्ता प्योरली नहीं बोला जा सकता कि सत्ता दिलवा पाएंगे, परंतु मुकाबला अच्छा है और बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने में शायद कामयाब हो जाए। तो नायब जी ने जितने भी जिस प्रकार की जन भावना के अनुरूप, चाहे वो एमएसपी का मामला हो, चाहे वो दूसरे ऐसे कार्य हैं जिनमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी, उनको सुलभ और एक सिस्टम से करने का काम किया है। और आज हरियाणा का हर नागरिक ये देखता है कि हमारी सुनने वाला या हमारी बात की भावना को जितना जल्दी नायब सिंह सैनी जी ने समझा है, ऐसा लोगों की भावना बनी हुई है और आज नायब सिंह सैनी को अपना नेता मानते हैं। आज पूरे हरियाणा में नायब सिंह जी का ग्राफ बहुत ऊंचा हो गया है। उनका व्यवहार, उनका एक शील स्वभाव और उनका कार्य करने का ढंग से लोग बड़े खुश हैं। अच्छा, चेहरा बदल के भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन पे आधारित पार्टी है। संगठन में कब किसको क्या काम दिया जाए ये हमेशा हाईकमान का कार्य रहता है, और उसके जो हम समय समय जो कार्यकर्ता काम करता है उसकी मॉनिटरिंग होती रहती है। वे कौन सा कार्यकर्ता कहाँ पे फिट बैठेगा और कौन सा कार्यकर्ता से हम और अच्छा काम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से माननीय मनोहर लाल जी का अनुभव के साथ उनको पूरे देश का काम दिया गया है, और इनके स्वभाव को और इनके व्यवहार को और इनके काम करने की अक्षमता को देखते हुए नायब जी को हरियाणा का काम दिया गया पार्टी की तरफ से। देखिए, ऐसा है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो एक बड़ा फैक्टर रहता है राजनीति में। चुनाव के समय जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो काफी काम करता है, और जो चुनाव के विश्लेषक हैं उनका कहना यह है कि जैसे एक बार की जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, जैसे एक बार पार्टी पावर में है 5 साल के लिए रही, तो उसके बाद हो जाती है एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन 2 बार के बाद और ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है और माना जाता है जनरली कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको थोड़ा सा कॉम्बैट करने के लिए, उसको कम करने के लिए ऐसा किया जाता है कि कई बार सीएम का फेस चेंज कर दिया जाता है, सीएम को चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी का जो एक बड़ा पोर्शन है, बड़ा एक कंपोनेंट है, वो एंटी सीएम होता है। लोगों का जो डायरेक्ट वो रुझान है वो सीएम की तरफ है, और उनकी वजह से ही वो रहता है कि अगर सीएम का फेस चेंज कर दिया जाए, सीएम का कैंडिडेट चेंज कर दिया जाए, तो उससे वो मानते हैं सब पार्टी वाले कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को थोड़ा कम किया जा सकता है। लेकिन जैसा इसमें हुआ कि अगर उन्हें बिल्कुल चुनावों से पहले ही अगर ये काम किया जाता है तो उसका उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। अगर ये काम 1-2 साल पहले हो जाए तो उसका नेचुरली ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा पार्टी को भी, और जैसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने के लिए। अच्छा, इन 5 साल के कार्यकाल में क्या जो सीएम चेहरा बदला है 6 महीने पहले चुनाव से, तो क्या लगता है उपलब्धियां क्या रही है नायब सैनी? एक टाइम फैक्टर है, जो इतना कम समय था तो उसमें नेचुरली ये रहता है कि जो बहुत जैसे भर्ती की प्रक्रिया थी, जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस थी, उसमें ये कहा गया कि इनके ऊपर बहुत सारा ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है, जो इनकी लीडरशिप है, ये शुरू से ये कहती है कि इनका जो मेन वो रहा है मुद्दा कि हमने बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरियां दी। लेकिन जो अपोजिशन वाले हैं वो ये एलिगेशन लगाते हैं कि नौकरियां इनकी टाइम में मिली ही नहीं। तो ये लास्ट में इस बात को काउंटर करने के लिए इन्होंने बहुत सारी भर्तियां निकाली भी, लेकिन अभी भी जैसे आप की जानकारी में होगा कि 25,000 नौकरियां ऐसी हैं जिनमें ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी चल रही है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, तो उसको लेके भी काफी विरोध हो रहा है। तो अगर ये काम थोड़ा सा पहले कर लिया जाता तो उससे ये प्रक्रिया पूरी हो सकती थी। तो सीएम सैनी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की आग में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया है। अब इस आग से तप कर वो कितना खरा सोना बनकर उभरेंगे, ये नतीजों वाले दिन पता चलेगा।
आगे बढ़ेंगे। बात विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड। बावल एक आरक्षित विधानसभा सीट है। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बावल विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल विधायक है। बनवारी लाल का जन्म 15 जनवरी 1957 को हरियाणा के नारनौल में हुआ। 2019 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर बनवारी लाल ने 32,245 वोटों के अंतर से इस सीट पर जीत हासिल की थी। उन्हें 47.99% वोट शेयर के साथ 69,000 वोट मिले थे। बनवारी लाल ने कांग्रेस के डॉक्टर एमएल रंगा को हराया था, जिन्हें 36,804 वोट मिले थे। 2014 के विधानसभा चुनाव में भी बनवारी लाल ही बावल से विजयी हुए थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काटकर डॉक्टर कृष्ण कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया। बनवारी लाल भले ही चुनावी मैदान में न हो, लेकिन बतौर विधायक उनके पिछले सालों के कामकाज की समीक्षा होनी ही चाहिए। आइए जानते हैं बावल के विधायक जी कैसे। 10 साल के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और इसमें मंत्री राम और पिछले 10 साल में चाहे वो बिजली का काम हो, चाहे पानी का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे सड़क का हो, सभी विभागों में अच्छा काम हुआ है, पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है। और जो पार्टी का सबका साथ सबका विकास का जो हमारा सिद्धांत रहा है, उस सिद्धांत पर सरकार ने काम किया है। और खासकर दक्षिण हरियाणा में पहले की सरकारों में काम नहीं होते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अच्छे काम हुए। बड़ी बड़ी संस्थाएँ हमारे यहाँ आई हुई, चाहे हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करें, चाहे दो महिला कॉलेज की बात करें, एम्स की बात करें, चाहे पानी की जो हमारा जो डार्क जोन में था कनाल बेस्ड स्कीम को लागू करने का काम हो, चाहे हमारा पॉलिटेक्निकल कॉलेज अहमदाबाद हो, और बहुत से जो काम है हमारे इस विधानसभा में पूरे हरियाणा में पूर्ण विकास हुआ। बीजेपी कार्यकाल में 10 सालों में अत्यंत काम किए, बहुत ज़्यादा काम किए गए हैं। निर्माण है, कृषि कॉलेज है, एम्स है, हॉस्पिटल ऑक्सीजन प्लांट है, रोड है, ईसाई हॉस्पिटल है, बहुत काम किए गए हैं। और बीजेपी कार्यकाल में किसी तरीके की कोई कमी नहीं रही। आम आदमी भी काम, सार्वजनिक काम, सचिवालय बनवाया, गेस्ट हाउस बनवाया है, नई तहसील का निर्माण किया है, बिल्डिंग का, एसडीएम ऑफिस का किया है, बलीपुर चौक बस स्टैंड का किया है। तो बावल में तो किसी तरीके की कोई कमी नहीं रही है। बावल में भाजपा के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है। आगे भी उम्मीद है हमें, हमारे डॉक्टर साहब कृष्ण कुमार जी अच्छा काम करेंगे। उन्होंने किया, डॉक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया। जो काम ना होने था वो सब काम डॉक्टर साहब ने किया। ये सब डॉक्टर साहब जो बीजेपी की देन है, जो इतने काम हुए हैं। बावल के अंदर 18 घोषणाएं मांग पत्र था बावल का। 10 साल में बावल को क्षेत्र में कोई काम किया नहीं बीजेपी ने। जो कुछ काम थे पुराने वही हैं, बाकी वो गवर्नमेंट कोई जो पुरानी देन थी वो बनाया है, उसने जमीन दान दे दी थी, उसको बनाया है। बाकी बावल इलाके में कोई काम नहीं, जो कितने काम करें कोई ब्लॉक में बीजेपी के राज और क्षेत्रों में कोई ऐसा काम नहीं। सड़कें सब टूटी पड़ी हैं, गड्ढे पड़े हैं, मार्केट का बुरा हाल हो रहा है। 6 महीने हो गए सड़क, दुकानें तोड़ी हुई, सड़क नहीं बनी। आज कितने महकमे थे, इतना पानी के सीवर के ढक्कन है, सब टूटे पड़े हैं, कोई लोगों ने पूछने वाला नहीं, सड़क पे ढक्कन लगा रखी है। इस वक्त बीजेपी का कांग्रेस का पूरा होल्ड है। बहुमत से आए थे कांग्रेस, कोई घोषणा नहीं हुई, यहाँ कोई काम हुआ, काम खूब हुआ है जी। बीजेपी सरकार ने काम खूब किए हैं। लड़कियों के लिए पहले कोई ऐसा स्कूल नहीं था, कॉलेज नहीं था, लड़कियां बॉयज स्कूल में जाती थी। सबसे पहला काम, सबसे बढ़िया बात है, बावल विधानसभा के अंदर ये कॉलेज बनवाया है। कृषि महाविद्यालय में पहले कोई क्लास नहीं लगती थी, उधर 4 साल से क्लासें लगी हुई है। और बहुत से काम हुए। बनीपुर चौक पे बावल में जो बस स्टैंड बनाया वो भी एक बढ़िया बात है। इधर सचिवालय को ले गए बावल शहर से बाहर, जो तहसील थी शहर के अंदर बहुत दिक्कत होती थी। सारे दफ्तर एक जगह हैं, बहुत फायदा हुआ है।
तो भी बढ़िया तरह नजर से देखें जी हम तो। और बात रही है बावड़ विधानसभा क्षेत्र में जो बैठे हैं अपने बनवारी लाल कैबिनेट मंत्री, मैं खुद स्वयं जो काम मैंने करवाया है गाँव आसरा का माजरा से, कांग्रेस सरकार के द्वारा दिए हुए BPL वालों को, गरीब परिवारों को 62 प्लाट जो दे रखे थे, वो प्लाटों पर आज तक उन लोगों को कब्जा नहीं मिला था, जिनको स्वयं मैंने डॉक्टर बनवारी लाल से अभी पिछले 2 साल पहले बनवारी लाल से मिलकर उन प्लाटों पे स्वयं आगे होकर उन पे सभी प्लाटों पे 62 परिवार वालों को कब्जा दिलवाया है। ये एक बीजेपी सरकार की बहुत बड़ी बात है, जिसे पिछले 15 सालों में ना तो मेरे किसी गांव के किसी सरपंच ने या किसी भी अधिकारी प्रशासन ने इस काम में किसी ने कोई भागीदारी नहीं दी, जबकि इस काम में स्वयं मैं पिछले 15 सालों से मैं खुद लगा हुआ था। और अब बारी आपकी विधानसभा की, जिसमें हमारी सहयोगी आज महेंद्रगढ़ की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका आपकी विधानसभा। सबसे पहले बात महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट हरियाणा की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। यहाँ 2019 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस से राव दान सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के रामविलास शर्मा को 10,220 वोटों के मार्जिन से हराया था। 2019 में महेंद्रगढ़ में कुल 32.43% वोट पड़े थे। नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नांगल चौधरी शहर और आसपास के ग्रामीण इलाके आते हैं। 2019 में नांगल चौधरी में कुल 53.57% वोट पड़े थे। बीजेपी के अभय सिंह यादव ने जेजेपी के मूलाराम को 20,615 वोटों के मार्जिन से हराया था। नारनौल विधानसभा क्षेत्र का मुख्य केंद्र नारनौल शहर है और यह क्षेत्र राजस्थान की सीमा के करीब स्थित है। यहाँ का इतिहास प्राचीन और समृद्ध रहा है और ये जगह पर्यटक स्थल के रूप में भी जानी जाती है। 2019 में नारनौल में कुल 43.21% वोट पड़े थे। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश यादव ने जेजेपी के कमलेश सैनी को 14,715 वोटों के मार्जिन से हराया। अटेली विधानसभा सीट राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ये क्षेत्र अटेली शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों को कवर करता है। अटेली की सीट पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच होता है। इस क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण अक्सर बदलते रहते हैं और चुनावी मुकाबला कड़ा होता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इसी के साथ सियासी धाकड़ कौन की आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर के लिए आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।